जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सॉइल साइंस के अंदर मृदा के भौतिक गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम मृदा के भौतिक गुण के अंदर एक महत्वपूर्ण गुण के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है मृदा रंध्रावकाश, जिसको हम पोर स्पेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोर स्पेस के नाम से जानते हैं। और ये टॉपिक है जो हमारे जो 11th की जो एग्रीकल्चर की बुक है उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है या चैप्टर दे रखा है जिसका नाम है मृदा, और उसमें से एक छोटा सा टॉपिक है मृदा रंध्रावकाश, जिसके अंदर जो 11th की जो बुक है उसके अंदर मृदा राजस्थान की मृदाओं के बारे में डिटेल से बता रखा है कि पूरा मृदा से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है मृदा रंध्रावकाश। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मृदा रंध्रावकाश की परिभाषा क्या होती है। मृदा रंध्रावकाश की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है मृदा द्रव्यमान का वह आयतन, मृदा द्रव्यमान का वह आयतन जो खनिज पदार्थों या फिर ठोस पदार्थों से घिरा हुआ नहीं होता है, उसे हम मृदा रंध्रावकाश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मृदा रंध्रावकाश के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी इसकी मृदा द्रव्यमान का वह आयतन, मृदा द्रव्यमान का वह आयतन जो ठोस पदार्थों से घिरा हुआ नहीं होता है, उसे मृदा रंध्रावकाश कहा जाता है। उसे मृदा रंध्रावकाश कहा जाता है। ये हमें याद रखना है। सीधी सीधी एग्जाम के अंदर कई बार परिभाषा पूछी जाती है, जो मैं अभी आपको परिभाषाओं बता रहा हूँ। ये परिभाषा सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। सीधी सीधी मुख्य रूप से एक तो मृदा कणाकार की पूछी जाती है, मृदा संरचना की पूछी जाती है, मृदा सरंध्रता की पूछी जाती है, और एक पोरोसिटी यानी कि जो सरंध्रता होती है, एक मृदा रंध्रावकाश की पूछी जाती है और एक रंध्र की पूछी जाती है। ये जितनी भी 4-5 जो परिभाषा होती है ये सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और साथ ही साथ में जैसे ही हमारे यूनिट कंप्लीट होती है, मृदा के भौतिक गुण वाली जो यूनिट है ये कंप्लीट होती है, उसके बाद में हम जितने भी परिभाषा है या जितने भी टर्मिनोलॉजी उनका एक अलग से सेशन बना देंगे जिसके अंदर केवल और केवल परिभाषा होगी, और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड जो भी टर्म होंगे, टर्मिनोलॉजी होगी, वो वहाँ पर हम आपको बता देंगे। ठीक है ना? तो आपके भी पढ़ने में आसानी रहेगी और साथ साथ में आप भी इसको अच्छे से रिविजन करते हुए चलेगा नोट से और बुक से। ठीक है ना? तो मृदा रंध्रावकाश की परिभाषा क्या होती है तो मृदा द्रव्यमान का वह आयतन जो क्या होता है ठोस पदार्थों से घिरा हुआ नहीं होता है, उसे हम मृदा रंध्रावकाश के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृदा रंध्रावकाश के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो ये मृदा रंध्रावकाश जो होते हैं, ये मृदा रंध्रावकाश की जो संख्या होती है या जो स्थान होते हैं वो किस मृदा के अंदर सबसे अधिक पाए जाते हैं, किस मृदा के अंदर सबसे कम पाए जाते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट बात करें रंध्रावकाश की बात करें तो जो मुख्य रूप से हमारे जो क्ले जो सॉइल होती है, क्ले पार्टिकल्स या जो क्ले जो सॉइल होती है उसके अंदर जो रंध्रावकाश जो होते हैं या जो पोर स्पेस जो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर रंध्रावकाश जो होते हैं वो सबसे हाईएस्ट होते हैं। जो क्ले सॉइल होती है उसके अंदर क्या होते हैं रंध्रावकाश की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो क्ले जो सॉइल होती है इसके पार्टिकल्स के साइज़ की बात करें तो इसके जो साइज़ होता है वो कितनी होती है, तो वो हमने जब कणाकार के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था इसका जो साइज़ होता है वो 0.002 mm से क्या होता है कम होता है, 0.2 mm से क्या होता है कम होता है। ठीक है ना? तो 0.002 mm से कम होता है। तो कम होने की वजह से क्या होता है इसके अंदर जो पार्टिकल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है वो रंध्र बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैंडी सॉइल की बात करें। सैंडी सॉइल की हम बात करें, जो सैंडी सॉइल जो होती है जिसको हम बलुई मृदा के नाम से जानते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, उसके अंदर जो रंध्रावकाश जो होते हैं, रंध्रावकाश की जो संख्या होती है वो क्या होती है कम होती है। रंध्रावकाश की जो संख्या होती है कम होती है। और ये जो सैंडी जो सॉइल होती है फिर अगेन आगे जाकर 2 प्रकार की होती है। सैंडी जो सॉइल होती है ये कितने 2 प्रकार की होती है। सैंडी सॉइल 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मोटी बालू
और एक होती है महीन बालू। एक होती है मोटी बालू और एक होती है महीन बालू। तो उनके अंदर भी रंध्राव जो इनका साइज होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है और उनके अंदर भी जो रंध्रावकाश की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ओवरऑल हम बात करें जो सैंडी जो सोइल होती है या बलुई जो मृदा होती है उसके अंदर रंध्रावकाश की बात करें तो रंध्रावकाश की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। लेकिन उनका आकार की बात करते हैं अब हम, जो क्ले जो सोइल होती है उसके अंदर रंध्रावकाश की जो संख्या होती है वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर हम आकार की बात करें, आकार की बात करें तो इसका आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है। रंध्रावकाश की संख्या की बात करें तो संख्या में तो सबसे अधिक जो रंध्र होंगे वो किसके अंदर होंगे, क्ले सोइल के अंदर होंगे। लेकिन अगर हम आकार की बात करते हैं तो आकार में ये सबसे कम किसके अंदर होंगे, हमारे मुख्य रूप से क्ले सोइल के अंदर होंगे। अब इसके अंदर हम आकार की बात करें, आकार की, तो इसके अंदर क्या होते हैं, सबसे बड़े आकार के रंध्रावकाश पाए जाते हैं। जो बलुई मृदा जो होती है उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में या अधिक मात्रा में तो क्ले के अंदर पाए जाते हैं। और आकार की बात करें तो वो हमारे मुख्य रूप से सैंडी सोइल जो होती है उसके अंदर सबसे अधिक बड़े आकार के जो रंध्र होते हैं वो मुख्य रूप से बड़े बड़े पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल की जो साइज होती है, सैंडी सोइल के अंदर जो पार्टिकल की जो साइज होती है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स के रूप में पाई जाती है। तो उसकी वजह से इनका जो आकार होता है वो भी बड़े बड़े होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे जो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट होता है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट जो मृदा रंध्रावकाश होते हैं, इसके अंदर जो जितने भी रंध्रावकाश होते हैं इसको हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग मृदा के अंदर अलग अलग प्रकार के रंध्रावकाश पाए जाते हैं तो उनकी हम संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूला को हम देखते हैं। उस फॉर्मूले के बारे में हम चर्चा करते हैं, ये फॉर्मूला किस प्रकार से कार्य करता है, उसके अंदर वैल्यू जो होती है वो किस प्रकार से निकाली जाती है, पुट की जाती है, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो मृदा रंध्रावकाश ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, ये जो सूत्र होता है इसी सूत्र को हम जो मृदा का अंदर जो सरंध्रता होती है, जो पोरोसिटी होती है, उसको ज्ञात करने के लिए भी काम में लिया जाता है। जो सरंध्रता होती है उसको हम अलग से पढ़ेंगे और मृदा रंध्रावकाश को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा रंध्रावकाश के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 100 माइनस, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 माइनस स्थूल घनत्व। फॉर्मूला क्या होता है, स्थूल घनत्व अपॉन कण घनत्व, स्थूल घनत्व अपॉन कण घनत्व इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर जो स्थूल घनत्व और कण घनत्व है ये क्या होता है, तो जो स्थूल घनत्व होता है इसी को एक आभासी घनत्व के नाम से भी जाना जाता है और जो कण घनत्व होता है इसको हम वास्तविक घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। स्थूल घनत्व को इंग्लिश में हम बल्क डेंसिटी के नाम से जानते हैं और जो कण घनत्व होता है इसको हम पार्टिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पार्टिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जहाँ पर ये जो स्थूल घनत्व होता है, स्थूल घनत्व की यहाँ पर हम परिभाषा देखें, केवल यहाँ पर हम परिभाषा देखेंगे और इसका जो न्यूमेरिकल जो किस प्रकार से सोल्व किया जाता है वो हम डिटेल से एक अलग सेशन में देखेंगे, क्योंकि हम एक थ्योरी का पार्ट अलग बनाएंगे और एक जो न्यूमेरिकल जो होता है उसका एक पार्ट अलग बनाएंगे, ताकि आपको थ्योरी का अलग रहे और न्यूमेरिकल का अलग रहे और आपको इसको अच्छे से टुकड़ों में आपको ये आसानी से और सरल भाषा में याद होता हुआ चले, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम स्थूल घनत्व की बात करते हैं, तो स्थूल घनत्व की परिभाषा क्या होती है, तो स्थूल घनत्व की परिभाषा होती है शुष्क मृदा के इकाई आयतन के भार को, शुष्क मृदा के इकाई आयतन के भार को, शुष्क मृदा के इकाई आयतन के भार को, शुष्क मृदा के इकाई आयतन के भार को क्या कहते हैं, स्थूल घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थूल घनत्व कहते हैं, स्थूल घनत्व कहते हैं, स्थूल घनत्व कहते हैं। और इसकी जो इकाई होती है, इसकी जो यूनिट होती है, इसको जो हम ज्ञात करते हैं उसके बाद में जो आंसर आता है उसकी एक इकाई होती है और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होती है इसकी इकाई, क्या होती है, ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी इकाई होती है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद आता है हमारे कण घनत्व। क्या आता है, कण घनत्व। कण घनत्व की बात करें यदि हम, तो कण घनत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो कण घनत्व की परिभाषा हो जाएगी मृदा के प्रति इकाई कण का जो आयतन होता है, उसका जो भार होता है, उसी को क्या कहा जाता है, कण घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कण घनत्व कहा जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। कण घनत्व की परिभाषा क्या होती है, तो मृदा के ठोस भाग के प्रति इकाई आयतन के भार को, मृदा के ठोस
प्रति इकाई आयतन के भार को, इकाई आयतन के भार को मृदा कणाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा घनत्व कहते हैं। मृदा घनत्व कहा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसकी इकाई की बात करें, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो इसकी जो यूनिट होती है वो मुख्य रूप से हमारे मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। क्या होती है? मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। यहाँ पर 100 किया है तो 100 हो जाएगा। हमारे जितने भी रंध्रावकाश होते हैं वो क्या होता है, जो किसी का भी अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो किस में से निकालते हैं? 100 में से निकालते हैं। तो ओवरऑल 100 हो गया। हमारे जो मृदा के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो हमेशा कितने रूप में पाए जाते हैं? 100 रूप में पाए जाते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से हम ओवरऑल मृदा अवयव की बात करते हैं 100% होता है, जिसमें से 45% इसके अंदर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, 5% हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, 25% और 25% मुख्य रूप से जल और वायु होता है। तो ओवरऑल मिला के कितना हो गया? 100 हो गया। तो 100 हो गया। अब 100 में से कितना ठोस पदार्थ है और उससे रहित भाग को क्या कहा जाता है? मृदा रंध्रावकाश कहा जाता है। तो फॉर्मूले से भी हम ये मृदा रंध्रावकाश की परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है ना। तो कुल हो गया, कुल में से कितना बचा हुआ भाग है जो वो रिक्त होता है, तो रिक्त हम किस में से निकालेंगे? और जो इसके अंदर जो ठोस भाग पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो स्थूल घनत्व होता है और एक होता है हमारे कण घनत्व होता है। क्या होता है? स्थूल घनत्व और कण घनत्व होता है। इन दोनों का जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर हम रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो जो भी मान आएगा वो हमारे क्या आ जाएगा? मृदा रंध्रावकाश हो जाएगा। और जो मृदा रंध्रावकाश होते हैं वो अलग अलग प्रकार की जो सॉइल होती है उसके अंदर अलग अलग रंध्रावकाश की प्रतिशत मात्रा अलग अलग आती है। तो वो हम इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे। फिलहाल हम केवल और केवल थ्योरी के पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और इसके दोनों की परिभाषा क्या होती है वो मैंने यहाँ पर लिखा दिया। ये जो डेफिनेशन है इनको हम एक बार और पढ़ेंगे जब हम मृदा का जो घनत्व होता है उसके बारे में जब पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि स्थूल घनत्व क्या होता है, कण घनत्व क्या होता है, किस प्रकार की जो मृदा होती है उनका अपना एक स्थूल घनत्व होता है वो कितना होता है, सभी हम डिटेल से देखेंगे। केवल अभी हमने इनकी परिभाषा की बात की है और इनकी इकाई की बात की। इनको हम फिर से एक जब मृदा घनत्व देखेंगे तब वहाँ पर और अच्छे से डिटेल से देखेंगे, चिंता मत करना। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं मृदा रंध्रावकाश को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मृदा रंध्रावकाश को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मृदा रंध्रावकाश को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उसके बारे में हम देखते हैं। मृदा रंध्रावकाश को प्रभावित करने वाले कारक, इसको प्रभावित करने वाले कारक, मृदा रंध्रावकाश को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य रूप से कारक आता है वो आता है हमारे कार्बनिक पदार्थ। क्या आता है? कार्बनिक पदार्थ। ये मुख्य रूप से हमारे जो मृदा रंध्रावकाश होता है इसको प्रभावित करने का मुख्य रूप से कार्य करता है। अब किस प्रकार से कार्य करता है? तो जैसे हम मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ डालते हैं, जैसे हमने मृदा के अंदर ह्यूमस डाला, फार्मियाइड मैन्योर डाला या कार्बनिक पदार्थ डाला, तो वो क्या करेंगे? जो भी मृदा के अंदर जो भी हमारे रंध्र होंगे उनकी संख्या को ये क्या कर देगा? बढ़ा देगा, क्योंकि इसके अंदर मुख्य रूप से सोइल फर्टिलिटी यानी कि मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ाने की क्षमता होती है। और जैसे इसको हम सोइल के अंदर डालते हैं तो ये मृदा के अंदर रिएक्शन करने लगता है। इसके अंदर जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो वहाँ पर रिएक्शन करने लगते हैं और रिएक्शन करने की वजह से मृदा के अंदर इसको मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से मृदा के अंदर रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है। और जैसे ही रंध्रों की संख्या बढ़ती है तो वो मुख्य रूप से हमारे इसको प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार कारक के रूप में ये कार्य करता है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थ हो जाता है। और ये जनरली आपने देखा होगा जैसे बलुई मृदा होती है, बलुई मृदा के अंदर हम अगर यदि कार्बनिक पदार्थ डाल देते हैं तो जैसे हम इसके अंदर डाल देते हैं तो बलुई मृदा के अंदर जो रंध्रों की जो संख्या होती है वो तो कम होती है लेकिन उनका आकार बड़ा होता है। जैसे हम कार्बनिक पदार्थ डालते हैं तो उनका जो रंध्रों की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है और उनका जो रंध्रों का पहले जो आकार था उसकी तुलना में इनका आकार और धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि इनके अंदर रंध्रों की संख्या क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। और उसके पीछे का जो जिम्मेदार कारक होता है वो हमारे कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो कारक आता है वो आता है हमारे कणाकार। वो क्या आता है? हमारे नंबर सेकंड हो जाएगा कणाकार, मृदा कणाकार।
अब मर्दा कणाकार किस प्रकार से करते हैं, तो कणाकार वही हो जाएगा जैसे हम बात करें कलेय के अंदर जो रंध्रों की संख्या होती है वो अलग होती है, बलुई मर्दा के अंदर अलग होती है, और जो सिल्ट होती है उसके अंदर अलग होती है। तो मर्दा कणाकार 3 प्रकार के होते हैं, वो हमने देखा था। प्राथमिक जो कण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मर्दा कणाकार मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। बलुई मर्दा के अंदर जो साइज होती है वो अलग होती है, महीन बालू के अंदर अलग होती है, मोटी बालू के अंदर अलग होती है, सिल्ट और कलेय की अलग अलग होती है। तो मर्दा कणाकार भी क्या करता है, इनको प्रभावित करने का मुख्य कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके अंदर हमारे नंबर 3 पर आता है मर्दा प्रोफाइल। मर्दा प्रोफाइल का अर्थ होता है मर्दा परिच्छेदिका, यानी कि मर्दा परिच्छेदिका का अर्थ होता है मर्दा के अंदर अगर हम वर्टिकल या फिर ऊर्ध्वाधर का रूप से उसको काटते हैं तो उसे हम मर्दा प्रोफाइल के रूप में काउंट करते हैं। जैसे आपने उदाहरण के रूप में देखा होगा, अगर आपने आपका खुद का मकान का काम चलते हुए देखा होगा तो उसकी नींव खोदते हैं हम, मकान की एक नींव खोदते हैं जो लगभग 6 से 8 फीट तक गहरी खोदते हैं। तो जैसे हम उसको ऊर्ध्वाधर रूप से जेसीबी की सहायता से उसको खोदते हैं तो उसमें हमें अलग अलग तरह के रंग की परतें दिखाई देती है, कहीं पे काले रंग की, कहीं पे लाल रंग की, कहीं पे भूरे रंग की, कहीं पे हमें लाल भूरे रंग की मर्दा दिखाई देती है। तो वो हमारे प्रोफाइल रूप में उसको काउंट किया जाता है। तो ये भी क्या करते हैं, हमारे रंध्रावकाश को प्रभावित करने का काम करते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो मर्दा जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। क्या आने लगती है, धीरे धीरे कमी आने लगती है। तो वो मर्दा प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि मर्दा जो जहाँ की सोइल है वहाँ की प्रोफाइल किस प्रकार की होती है, तो वो भी हमारे मर्दा रंध्रावकाश को प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अगला जो नंबर 4 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मर्दा संरचना। नंबर 4 क्या हो जाएगा, मर्दा संरचना या सोइल स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, सोइल स्ट्रक्चर। अब ये मर्दा संरचना किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है, तो मर्दा संरचना के रूप में हम बात करें, जैसे मान लीजिए अत्यधिक पानी जो होता है वो मर्दा की ऊपरी सतह जो होती है उसको बहा कर ले गया, मर्दा की जो ऊपरी सतह के ऊपर जो कण होते हैं उसको बहा कर ले गया, तो उसके साथ में क्या होता है, पोषक तत्व भी बहाकर चले जाते हैं, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो संरचना होती है वो बदल जाती है। और जैसे ही मिट्टी के कणों को बहाकर ले जाती है तो उसके अंदर जो भी पोर्स थे, जो छिद्र थे, उनकी संख्या कम हो जाती है, और जो मर्दा जो रंध्रावकाश होते हैं वो धीरे धीरे उसमें प्रभावित होने लगते हैं। और इसी के पीछे का जो मुख्य कारण होता है वो मर्दा संरचना होती है। और मर्दा संरचना में हमने मुख्य रूप से 4-5 कारक देखे थे इसको प्रभावित करने वाला कार्य, जिसके अंदर हमने जलवायु देखा था। जलवायु भी क्या करते हैं, मर्दा संरचना को उड़ा कर ले जाते हैं। जैसे अंदर वायु होती है और जलवायु होती है, तो वायु अपने साथ में उड़ा कर ले जाएगी, तो मर्दा के जो छोटे छोटे अंश होते हैं उनको उड़ा कर ले जाएगी, तो वो उसकी वजह से जो छिद्र जो होंगे वो उनकी संख्या में भी धीरे धीरे कमी आने लगती है। तो ये मुख्य रूप से मर्दा संरचना भी जो होती है वो हमारे जो मर्दा रंध्रावकाश होते हैं इनको प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार कारक के रूप में इसको काउंट किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से 4 कारक होते हैं मर्दा रंध्रावकाश को प्रभावित करने वाले। कौन कौन से, कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा, कणाकार हो जाएगा, मर्दा प्रोफाइल होगा, और एक हो जाएगा मर्दा संरचना हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए इन चारों के बारे में। इसी के साथ में हमारे मर्दा रंध्रावकाश से रिलेटेड जो थ्योरिकल पार्ट जो था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम इसके नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे, उनके बारे में हम इनके बारे में देखेंगे कि इनको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।